तो इस वीडियो में हम जो एक ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो है ट्रायल बैलेंस का जो भी जो डाटा होगा ट्रायल बैलेंस का, उसको हम जो है फाइनल अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो उसके लिए जो है जो बेसिक जरूरी होते हैं, जो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था, उसका एक बार छोटा सा एक रिवीजन कर लेंगे। तो अगर हम देखें फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरह के, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप जर्नल से लेकर अगर आप कोई भी एंट्रीज कर रहे हैं, पोस्टिंग जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम जो है आने वाले कुछ इसमें जो है एंट्रीज करने वाले हैं, पोस्टिंग और जो भी रहेगा इसी के बेसिस पर हम सब करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं। जैसे डेबिट, हम उसे उसी चीज को डेबिट करते हैं जो बिजनेस में आती है, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट किसे करते हैं, व्हाट गोज आउट। ठीक है, उसी तरह ये जो है रियल अकाउंट का रूल होता है। उसी तरह हमने देखा था पर्सनल अकाउंट का, तो डेबिट किसे करेंगे, रिसीवर। जो अगर सपोज आपको कुछ चीजें रिसीव हो रही है तो ये आपके पर्सनल अकाउंट में डेबिट होगी। उसी तरह अगर आप कुछ किसी भी चीज को दे रहे हैं तो वो जो चीज जाएगी आपकी क्रेडिट अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसी तरह नॉमिनल में अगर हम देखें, बहुत ही ईजी रहता है, डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज जो रहते हैं डेबिट साइड में आते हैं। उसी तरह ऑल गेन्स एंड इनकम जो भी रहते हैं वो क्रेडिट में आते हैं। एक बार हम जो है जो कुछ कॉमनली जो चीजें आती रहती है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पे, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि रियल अकाउंट में अगर हम देखें तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैश अकाउंट आता है हमारा। ठीक है, और रियल अकाउंट का हमने रूल देखा था, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये हमने इसका रूल देखा था ऊपर ही। तो कैश अगर आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे जर्नल में। ठीक है, उसी तरह अगर सपोज आपका कैश अगर बिजनेस से जा रहा है, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो जो होगा क्रेडिट साइड में जाएगा। उसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, आपका एक असेट है, अगर ये आपके बिजनेस में आ रहा है तो ये क्या करेंगे, हम इसे डेबिट करेंगे। उसी तरह मशीनरी, ये जितने भी जो दी गई है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, फ्रेंचाइज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर अकाउंट, जो भी है ये सब आपके क्या है, ये जो भी है आपके सब क्या है, असेट्स है। और ये जब भी आपके बिजनेस में आएंगे तो ये क्या होगा, इससे आपके असेट्स इंक्रीज हो गए। और जब भी आपका असेट्स इंक्रीज हो गए तो आ, ये जो भी होगा एंट्रीज, इनकी एंट्रीज होगी डेबिट साइड में, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, बहुत ही ईजी होता है। पर्सनल अकाउंट में मतलब जो व्यक्तिगत खाते हमारे जो होते हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं अपने अकाउंट के बारे में बात करूंगा तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या आते हैं, रवि अकाउंट, ये एग्जांपल्स के थ्रू याद करेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। रवि, शिवा, एबीसी ट्रेडर अकाउंट, एक्स वाई जेड स्कूल, इंस्टीट्यूट बैंक, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड, रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अगर आप ये फॉर्मेट अगर मेमोराइज कर पाएंगे या इसका एक माइंड मैप बना लेंगे अपने दिमाग में, तो ये आपके लिए एंट्रीज करने में बहुत आसानी होगी। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट में हम देख रहा था कि जितने भी जो इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने जो था प्रीवियस वीडियो में देखा था एक। उसके बाद हमने जो था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। फिर हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। उसी तरह हमने जो था, ठीक है, और इसे थोड़ा हमने थोड़ा सा क्या सकते एक ट्रिक का हमने टेक्निक देखी थी कि इसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड में कौन कौन से एंट्रीज आएगी या पोस्टिंग आएगी। उसी तरह हमने ये जो था बैलेंस शीट का भी हमने फॉर्मेट देखा था इस तरह से। और ये जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, एज इट इज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर कैपिटल ऊपर आएगा, फिर कैपिटल में क्या ऐड होगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा। इसमें से कैपिटल में से क्या लेस करेंगे, ड्राइंग लेस करेंगे। सपोज इससे रिलेटेड कुछ अगर हमें स्टेटमेंट्स में दिया जाता है तो हम ये सब चीजें करेंगे। उसी तरह हाँ, सनराइज ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देता था, सनराइज ट्रेड क्रेडिटर्स। सनराइज ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स पेबल। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो क्रेडिटर्स होते हैं, सनराइज ट्रेड क्रेडिटर्स कौन रहते हैं, जो आपको उधार पर गुड्स गुड्स देते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये ट्रेडर्स या फिर सप्लायर भी कह सकते हैं, जो आपको अ, उधार पर जो भी गुड्स देते हैं तो आपको जो है उनको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको पेमेंट उन्हें करनी पड़ती है। तो ये क्या रहती है आपके लिए, एक लाइबिलिटी होती है।
बिल्स पेबल मतलब जो बिल्स आपके पेंडिंग है, जिन्हें आपको अभी पे करना है, इसलिए आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक प्रकार से एक चार्ज जैसा ही कुछ होता है। फिर उसी हमारा बैंक लोन, अब बैंक लोन अगर हमने लिया है तो उसे बैंक लोन को चुकाना भी होगा, वो भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड रिवर्स एंड फंड, रिवर्स एंड फंड को हम देखेंगे, चाहेंगे इसे थोड़ा सा डिटेल में ले जाने की, लेकिन अगर इसमें चाहे तो इसमें समय भी लग सकता है, इसलिए हम जो है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही रखेंगे। उसी तरह अगर हम ये देखें बैलेंस शीट में, ये थी हमारी लाइबिलिटी की साइड, लाइबिलिटीज वाली साइड, ठीक है। उसी तरह ये है हमारी असेट साइड। अब असेट जैसे कि ये पर्टिकुलर्स की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, असेट्स लिखा है, तो यहाँ असेट्स लिखने से भी आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर बैलेंस शीट के राइट साइड में जो असेट साइड है उसमें क्या आएगी, सब जो वही चीजें आएगी जो आपके बिजनेस के लिए या आपके लिए असेट है, जैसे कैश इन हैंड। अगर ये अगर जैसे यहाँ पर बन रहा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च के पास मतलब 31 मार्च में आपके पास कितना कैश था, आपके क्या कैश एट बैंक कितना था, बैंक बैलेंस कितना था, फिर डेटर्स के पास आपका कितना पैसा था, फिर उसके बाद आपको कितने बिल से रिसीव होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, वो हम जो है इसमें नोट करते, क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या है आपकी असेट से। तो ये जब भी आप इसके, ये सब चीजें जब भी आप रिसीव करेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, बिल से रिसीवेबल हो गया, फिर ये कैश, और ये सब चीजें क्या है असेट से आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने जो है पिछले वीडियो में डिटेल में देख लिया, तो अब इस वीडियो में जो है मेन चीज हम क्या करने वाले हैं, एक बार आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में अगर हम देखें तो इस वीडियो में हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो देखते हैं इसे, डायरेक्टली हमने इसे ही उठा लिया, तो इसके थ्रू हम समझेंगे कि इसे हमें पोस्टिंग किस तरह से करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अय्यर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ठीक है। अब ये किसका ट्रायल बैलेंस बताया गया हमें, मिस्टर अय्यर का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से इनका जो ईयर एंड मतलब जो दिया गया है वो 31 दिसंबर, वैसे हमारा भी होता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो जाता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है क्वेश्चन में, एज इट इज वही इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। हमें अकॉर्डिंग टू हमारे जो कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं इंडिया के लिए, उसके हिसाब से नहीं देखना है हमें। जो क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को हमें एज इट इज फॉलो करना है। तो ये क्या कह रहा है, 31 दिसंबर 2023 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो, ठीक है, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। तो इसका मैंने जैसे कि अभी भी आपको दिखाया कि मैंने इसका जो है आपको फॉर्मेट दे दिया है। तो अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया होगा तो आप देखिए, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप डायरेक्टली अगर इससे रिलेटेड अगर आप पोस्टिंग्स बिना वीडियो देखे भी आप पोस्टिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ 50, 30, 40% पोस्टिंग आप जो है करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ी बहुत कुछ हेल्प तो लगेगी। तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें इसमें बनानी है। तो आइए इसे देखते हैं किस तरह से हम इसमें बना सकते हैं। तो डायरेक्टली हम जो है एंट्री से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले अगर हम देखें एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट्स एक थोड़ा सी एक छोटी सी ट्रिक्स अगर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये सब चीजें तो हम जो है पोस्टिंग इनके आसानी से कर देंगे, लेकिन जो है एडजस्टमेंट भी करना हमें ज़रूरी होता है। एडजस्टमेंट से ही जो है हमारा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को ही देखेंगे और एक छोटे से कॉर्नर में नोट कर लेंगे कि हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, जिससे हमें क्या होगा कि अगर सपोज हमें कुछ स्पेस छोड़ना हो तो हम जो है स्पेस को 2-3 लाइन का स्पेस हम छोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या बात कर रहा है, सबसे पहले एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा यहाँ क्या देंगे, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स in hand on 31st December 2023 was rupees 30,000 at cost and 35,500 at market price, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st December 2023 was rupees 30,000
ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है कि उसकी कॉस्ट दी गई है कि उसकी कॉस्ट है कितनी है, यहाँ पर 30,000 है। ठीक है, और मार्केट प्राइस भी दी गई है। मार्केट प्राइस हमारे लिए यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस है 31,500। लेकिन अब ये देखेंगे आपको जो दो तरह की प्राइस दी गई होंगी, 30,000 तो 31,500। लेकिन हम कंसीडर किसे करेंगे, हम कंसीडर उसे करेंगे जो लोवेस्ट होगी, जैसे कि जो कॉस्ट है ये जो लोवेस्ट है। क्योंकि अगर हम जो है क्लोजिंग स्टॉक की अगर एंट्री कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम उसी वैल्यू को लेंगे रुपीस के टर्म में जो लेस हो। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है, तो हम मार्केट प्राइस को कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और हम जो है लोवेस्ट वैल्यू को इसमें कंसिडर करेंगे। तो हमारे यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक छोटी सी नोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए क्या रहेगा, टू क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, 30,000। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा सा अदर वीडियोस को देखकर जो है इसमें डिटेल्स में आप जो है समझ सकते हैं। एक थोड़ा सा एक छोटे से मैंने छोटे से मतलब एक कह सकते हैं छोटे से मतलब ज़्यादा कुछ लेंदी किए बना, एक छोटे से ट्रिक के थ्रू आपको समझा दिया कि हमें जो है लोवेस्ट प्राइस को ही कंसीडर करना है। ठीक है, मार्केट प्राइस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और लोवेस्ट प्राइस क्या थी हमारी, लोवेस्ट प्राइस थी 30,000। तो हम 30,000 लिखेंगे, हमारे जो भी साइड में लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर हम सेकंड वाली अगर हम देखें, हमारे सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स ऑफ रुपीज 3,400 वर परचेस्ड एंड रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2023। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है कि जो आपने परचेस करे थे गुड्स, लेकिन एक उसमें क्या हुआ कि सपोज आपकी जो बैलेंस शीट है कहाँ एंड हो रही थी, 31 दिसंबर में, लेकिन अब क्या हो गया कि 31 दिसंबर को अब और भी कुछ गुड्स का परचेस हुआ। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है नेक्स्ट ईयर में डाल देंगे इनकी एंट्रीज को। आपको जो है इनकी एंट्रीज इंक्लूड कौन सी ईयर में करनी पड़ेगी, 2023 के बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे परचेजेस थे, अब क्योंकि हमने परचेसेस कब किए, 31 दिसंबर को, तो इसमें जो एडिशनल परचेसेस हो गए वो एडिशनल परचेसेस हम जो है परचेसेस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है एडजस्टमेंट्स में आए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एडजस्टमेंट में क्यों आए, क्योंकि ये जो था ठीक है, क्योंकि अब जब अगर हमारी बैलेंस शीट जो है एंड हो रही थी 31 दिसंबर में, लेकिन उसी दिन जो है हमारे परचेजेस हुए, तो वो जरूरी है कि हमें उसी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर में हमें ऐड करना होगा। ठीक है, एंड आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट द एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, हम जो इसे एडजस्टमेंट के थ्रू ही देखेंगे। उसके बाद हमारे थर्ड एडजस्टमेंट हमें क्या दिए गए, आउटस्टैंडिंग वेजेस वर रुपीज 1,200। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन से इसमें आते हैं वो भी मैं आपको फॉर्मेट के थ्रू ही बताऊंगा, तो आप जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ठीक है, तो हमें जो है ये पोस्टिंग करनी पड़ेगी जिसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस को हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा 1,200। ये आपकी थर्ड एडजस्टमेंट है। उसी तरह फोर्थ अगर हम देखें, प्रोवाइड 5% ऑन सनराइज डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोवाइड 5% ऑन सनराइज डेटर फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेट। तो इसमें कुछ ना कुछ ये एडजस्टमेंट जो है करना होगा। हम किस तरह से करेंगे, ये जो है बैड एंड डाउटफुल डेट्स में होगा। ठीक है हमारा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आरडीडी भी, आरडी मतलब ये जो है इसके लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी जो है मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, ये आरडीडी वाला। बट हम जो है अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ऊपर मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय हम जो है एग्जाम ओरिएंटेड ही क्या करेंगे। फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ जो है एडजस्टमेंट वो है गुड्स ऑफ रुपीज 1,400 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 10%। अब ये जो है एक ही सेंटेंस में हमारी दो एडजस्टमेंट है। क्या, किस तरह से दो एडजस्टमेंट है, ये क्या बात कर रहा है, गुड्स ऑफ रुपीज 1,400 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक्सपेंस रहेगा। तो ये एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा वहां पर एज टू फ्री सैंपल्स। ठीक है, इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी, टू फ्री सैंपल्स, और डेबिट साइड में हम अमाउंट को लिखेंगे 1,400। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। और उसके साथ क्या कह रहा है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 10% पर एनम। ठीक है, अब ये जो भी आपकी बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी, वॉट एवर द बिल्डिंग वैल्यू, हम ये जो है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू देखेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, और उसमें जो हम -10% करेंगे, क्योंकि ये जो है डेप्रिशिएट हो रही है। तो इससे जो है हमें बिल्डिंग की प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, और उसे फिर हम जो है फाइनल अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग करेंगे। सिक्स्थ क्या है, रुपीज 1,000 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ठीक है,
तो मतलब बैड डेट्स में हमें लिखना पड़ेगा 1000, और बैड डेट्स हम कौन से बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हमें वो नुकसान हुआ है और कोई गारंटी नहीं है कि हमें वो जो है रिकवर हो गए, तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में लेके जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, तो सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या बन के आ गई, वो थी क्लोजिंग स्टॉक की। अगर आप चाहे तो इस तरह से नोट भी कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक 30,000। उसी तरह परचेसेस में आपकी एक और एडजस्टमेंट होगा, तो परचेसेस को आप इस तरह से मतलब ये लिख लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको आपका जो भी फाइनल अकाउंट्स में जो भी जितने तीनों अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपकी जो है बहुत ही अच्छे से बनेंगी। मतलब जो सपोज अगर कोई उसे चेक कर रहा है, तो वो प्रॉपरली उसे चेक करते समझ में आएगा कि ये किस तरह से एंट्री की गई है। अदरवाइज अगर आप जो है उसे बहुत ही नैरो स्पेस में अगर आप चाहेंगे कि एंट्रीज लिख दे, तो उस जो है अदर पर्सन को रेट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है उसे। उसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक्सपेंसेस, ये एज इट इज एंट्रीज जाएगी, और इस ये जो है कहीं पर इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली एक हमारी एडजस्टमेंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। इस तरह से लिखेंगे हम, 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस और 2 क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ हमारा एडजस्टमेंट अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड 5% ऑन सनड्राई डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये जो है मैं इसकी डायरेक्टली आपको एंट्री जब पोस्ट करूंगा उसी के थ्रू आपको जो एक्सप्लेन करूंगा इसे किस तरह से हमें डील करना है। फिफ्थ वाली अगर हम देखें, 2 फ्री सैंपल्स, ये हमारे लिए क्या है, फ्री सैंपल्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और कितने का ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हुए, 1400, ठीक है। ये रहा आपका फिफ्थ एडजस्टमेंट। उसी के साथ हमारा था बिल्डिंग के साथ एक और हमारा एडजस्टमेंट था, बिल्डिंग वाला भी एक एडजस्टमेंट था, जिसमें हमने देखा कि बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारा कहाँ पर आएगा, वो भी हम जो है उसे जो है फॉर्मेट के थ्रू आपको दिखाऊंगा। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एक असेट है, तो ये हमारे लिए जो है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होगे आपने, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपके असेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो -10% हम इसे माइनस करेंगे, तो हमें जो बिल्डिंग की जो है प्रॉपर वैल्यू हमें मिल जाएगी। और हमारी सेवेंथ सेवेंथ ये थी, ठीक है। ये फिफ्थ वाली थी हमारी, मतलब ये दोनों एक ही थी, बस इसके जो है अलग अलग इफेक्ट्स होने वाले। और हमारी अगर हम देखें सिक्स्थ वाली, अगर जो हमारा एडजस्टमेंट था वो था ₹1000 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, ठीक है। तो ये सिक्स्थ हमारी कौन सी एडजस्टमेंट हो जाएंगी, टू बैड डेट्स 1000, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट्स को हम किस तरह से पोस्ट करेंगे, इससे जो है प्रॉपरली मैं आपको जो है डायरेक्टली इसका जो है सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो उसी के थ्रू जो हम जो है सॉल्यूशन मैंने इसलिए डायरेक्टली इसमें अपलोड कर दिया है, मतलब ताकि हम जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, और मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाए। तो सबसे पहले हमारे ये क्या कह रहा था कि हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है, उससे हमें जो है फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो फाइनल अकाउंट्स हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारा लास्ट में बैलेंस शीट, ये जो है हमारा फाइनल अकाउंट्स के अंडर आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें दिया गया सेल्स, ठीक है। अब ये जो है डेबिट वाला अमाउंट, मतलब ये डेबिट साइड में जाने वाला है, और क्रेडिट साइड, ठीक है, ये जो है आपको दे दिया गया है ताकि आप इससे कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज अगर सपोज आपको फॉर्मेट अगर बहुत अच्छे से याद है, तो आपको अमाउंट अगर एक के पीछे के इस तरह से भी दे दिया जाए, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे डेबिट साइड में जाएंगे या क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पर अभी अगर हमें ये इस तरह से बाइफरकेट करके दिया गया है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और ये हमारे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पर्टिकुलर हमारा क्या है, सेल्स। सेल्स, तो सेल्स का क्या है, 1,31,000। अब ये कहाँ पे जाएगा, सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको फॉर्मेट अगर आपको प्रॉपरली याद होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से अगर याद होगा, तो आपको याद आ रहा होगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है सेल्स का। और ये किस तरह से जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स में जाता है। ये जो सेल्स वाली एंट्री होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, और ट्रेडिंग अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख के रखी ताकि आपका हम जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है कवर कर पाए। तो इस तरह से हमारी एंट्री आ गई बाय सेल्स, ठीक है। और आपको अमाउंट भी जो क्रेडिट साइड में लिख के दिया गया था, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमाउंट डेबिट साइड में जा रहा है या क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, यहाँ पर हमारी जो है एंट्री बाय सेल्स 1,31,000, 1,31,000, ठीक है, ये हमारी एंट्री आ गई। तो इसके साथ जो है अगर आपने प्रॉपरली अगर फॉर्मेट याद करा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, एक बार दिखाई देता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। हम फॉर्मेट को साइड बाय साइड ही रखेंगे ताकि आपको जो है आसानी हो। तो अगर हम यहाँ देखें फॉर्मेट हमारा क्या था ट्रेडिंग अकाउंट का, बाय सेल्स, बाय सेल्स, और हम यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज अगर आपके कुछ पर्टिकुलर्स में आ रहे हैं सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज, ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, अगर आप कुछ किसी भी प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% ही जो है प्रोडक्ट आपके जो है यूज हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकले तो वो आपको रिटर्न आ सकते हैं। तो वो जो रिटर्न वाले प्रोडक्ट आएंगे उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये जो प्रॉपर फॉर्मेट याद होना चाहिए, बाय सेल्स, ठीक है। और बाय सेल्स की आपने जब एंट्री कर दी 1,31,000, तो इसके नीचे आपको 2 लाइन, तो मिनिमम आपको 2 लाइन्स का स्पेस आपको इसलिए छोड़ना है क्योंकि आपकी अगर सेल्स हो रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो डिफेक्टिव रह गए, वो उनका कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। तो वो जब रिटर्न आएंगे तो आपको इस तरह से सेल्स लेस सेल्स रिटर्न इस तरह से करना होगा, ठीक है। और जो भी कुछ अमाउंट रहेगा वो आपको इस अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। तो आइए इसके जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली इसकी एंट्री देखते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी किस तरह से एंट्री आ गई, बाय सेल्स, और हमने ये जो ये अंदर ही लिखा है, ठीक है, इनसाइड द कॉलम, ठीक है। इसलिए लिखा है क्योंकि सपोज इसमें अगर कुछ हमारा एडजस्टमेंट आता है जैसे सेल्स रिटर्न, ये क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, तो ये हमारा एडजस्टमेंट आ गया। तो 1,31,000 में से अगर हमने 1,000 माइनस करे तो हमें कितने मिले, 1,30,000, ठीक है। तो वो हमने अमाउंट यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको ये अमाउंट दिख रहा होगा, या थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई थिंक नाउ इट इज प्रॉपरली विजिबल। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये कहा कि आपको जो है प्रॉपरली इस फॉर्मेट का याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सेल्स में चलेगा। उसी तरह अब हम जो सेकंड एंट्री को देखेंगे, फर्स्ट सेल्स वाली आपकी हो गई, सेकंड है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपने प्रॉपरली फॉर्मेट याद करा होगा तो आपको पता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में जाती है, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, तो ये हम जो बैलेंस शीट में जाएंगे और ये जो है हमारी बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री इस तरह से आ गई। अब क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा अगर देखें बैंक से रिलेटेड हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अब जो है हमने यहाँ पर प्रॉपरली एडजस्टमेंट्स लिख के रखे, ठीक है, क्लोजिंग परचेसेस, परचेसेस में हमारा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग और ये फ्री सैंपल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम इसके नीचे डायरेक्टली इसमें ये लिखने के बाद हमें कोई लाइन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहे तो डायरेक्टली एज इट इज इसके नीचे या ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन जैसे सेल्स के बारे में हमने देखा था उसमें आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा स्पेस लिखना है, उसके बाद ही कोई दूसरी एंट्री या पोस्टिंग आपको करनी है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हम देखते हैं कमीशन। थर्ड हमारा है कमीशन, कमीशन विच इज इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये कमीशन कहाँ जाएगा, अगर हम देखें कमीशन को, तो अगर हम देखें कमीशन और इसका अमाउंट जो है क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि देखिए कमीशंस मतलब कुछ ना कुछ आपको गेन्स हुए होंगे, कमीशन मतलब अब क्रेडिट साइड में लिखा है तो आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नॉमिनल को, अगर आप जो है नॉमिनल से कुछ रिलेट करके देखिए, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप किस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो एंट्री जो है कमीशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली है। अब किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली है, तो कमीशन क्या है, कमीशन, और इसका अमाउंट कौन से साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में, मतलब
क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये कमीशन जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर मिस्टर अय्यर है, ये मिस्टर अय्यर को ये कमीशन रिसीव हो रहा है। तो ये कमीशन अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब ये कमीशन आपके लिए क्या है, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स, तो ये इनकम एंड गेन्स अगर आप देखें तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है ना। तो इसको आप किस तरह से पोस्टिंग कर सकते हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी पोस्टिंग पोस्टिंग करेंगे बाय कमीशन, ठीक है। ये यहाँ पर क्यों ये क्रेडिट साइड में है, क्योंकि ये जो बाय कमीशन, और बाय कमीशन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, दिस इज एन इनकम, ये आपने जो है रिसीव करा है, कमीशन आपके लिए इनकम है, इसलिए ये जो है क्रेडिट साइड में गया है, ठीक है। तो ये साइड अगर हम देखें, ये जो साइड है ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यहाँ पर जो है इनकम एंड गेन्स ही आते हैं आपके। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इस साइड में अगर आप देखेंगे पूरा, ये जो भी है क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, जो भी आपकी जो ठीक है स्टेटमेंट्स या जो भी आपकी पोस्टिंग या एंट्रीज रहेगी उसे आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। जैसे आपने देखा, ठीक है, तो इस किस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया, आपने देखा कमीशन, और कमीशन कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, मतलब ये कमीशन आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। ये इसलिए जो है डिफरेंशिएट यहाँ पर करके दिया गया है डेबिट और क्रेडिट साइड, ताकि आप जो है प्रॉपरली एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर पाए। सपोज अगर ये कमीशन क्रेडिट की जगह यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा होता 2000, तो इसका मीनिंग क्या होता कि आपके लिए कमीशन गया है, ठीक है। ये कमीशन आपने रिसीव नहीं किया, ये कमीशन आपने किसी और को दिया है, और ये इसलिए जो है डेबिट साइड में लिखा होता है 2000। तो आप क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते और डेबिट साइड में लिख देते टू कमीशन 2000, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 एंट्रीज को देख लिया अभी कमीशन तक। अब फोर्थ एंट्री को हम देखेंगे। फोर्थ है बिल्स पेएबल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको प्रॉपरली फॉर्मेट याद होगा तो बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल आप देखते से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो है बैलेंस शीट के आपकी लाइबिलिटी साइड में आने वाला है बिल्स पेएबल। तो इसकी एंट्री किस तरह से जाएगी, और इसमें अमाउंट कितना है, अमाउंट है इसमें 7000, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले साइड में हम जो है लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख के रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट के जस्ट नीचे मैंने लिख के रखा है बिल्स पेएबल ₹7000। इसे थोड़ा मैं रब कर देता हूँ ताकि अमाउंट अमाउंट आपको प्रॉपरली दिखे। तो आई होप कि आपको अमाउंट दिख रहा होगा, बिल्स पेएबल ₹7000, ठीक है। उसी तरह हमने जो ऑलरेडी जो बैंक ओवरड्राफ्ट की पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप इसे आइडेंटिफाई करते जाएंगे और एंट्रीज को करते जाएंगे। तो ये आपके आगे बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल तक हमने कर लिया। अब प्री रिसीव कमीशन को देखेंगे, प्री रिसीव कमीशन, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारा प्री रिसीव कमीशन। तो प्री रिसीव कमीशन, तो प्री रिसीव कमीशन की जो एंट्री किस तरह से आएगी इसे भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करना पड़ेगा, मतलब आपको इसका प्रॉपर लॉजिक पता होनी चाहिए इसके पीछे। कौन सा है प्री रिसीव्ड कमीशन और कितना अमाउंट था, प्री रिसीव्ड कमीशन एंड क्रेडिट में था प्री रिसीव्ड कमीशन और ₹2000 का आपको प्री रिसीव्ड कमीशन मिला है, और ये कौन से साइड में लिखा हुआ है अमाउंट, क्रेडिट साइड के लिए। तो आप किस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं, प्री रिसीव्ड कमीशन, ठीक है। मतलब सपोज आप कुछ ना कुछ ठीक है, ये साइड में बता, तो सपोज आप कुछ सर्विस आप किसी को देने वाले थे, ठीक है, मतलब आप जो है किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने वाले थे। तो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ कस्टमर, तो आपको कस्टमर क्या करता है, ही आपको जो है रिटर्न में वो जो है आपको पे करता है, पे यू मनी, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आपको अब वो कस्टमर क्या करता है कि उसे जो है जैसे हम क्या करते हैं, किसी न किसी से कुछ ना कुछ हम जो है, सपोज हमें कुछ सर्विस चाहिए होती है हम तो, या फिर कुछ बुकिंग करनी होती है तो हम कुछ ना कुछ अमाउंट जो है एडवांस में देके जाते हैं। तो उसी तरह से ये प्री रिसीव कमीशन क्या है, जो भी कमीशन था वो उसने क्या किया, कस्टमर ने उसे एडिशनल में दिया है, ठीक है। तो ये क्या किया कस्टमर ने उसे एडिशनल दिया है, रिसीव्ड एडिशनल कमीशन, मतलब जो कमीशन उसे बाद में रिसीव होना था सर्विस देने के बाद, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो भी
मिस्टर अय्यर थे, तो मिस्टर अय्यर को जो सर्विस देनी थी उसके बाद उन्हें जो है था कमीशन रिसीव होना था। लेकिन अब क्या किया कस्टमर ने ऑलरेडी उन्हें जाकर, मतलब मिस्टर अय्यर को ये कमीशन दे दिया। इसका मतलब अब ये मिस्टर अय्यर के लिए क्या हो गया, मिस्टर अय्यर इज लायबल टू प्रोवाइड सर्विस टू द पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, अब क्योंकि हमारी ये एंट्री जो है प्री रिसीव कमीशन, तो ये एंट्री अब हमारी कहाँ जाएगी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एडिशनल, ये जो रिसीव प्री रिसीव कमीशन, प्री तो आपको समझता ही होगा, जो हमें एडिशनल में मिल गया हो, पहले मिल गया हो। तो इस केस में क्या हुआ है कि मिस्टर अय्यर को जो है कमीशन प्री रिसीव पहले ही रिसीव हो गया है और अभी उन्हें सर्विस देना बाकी है। तो ये क्या है, मिस्टर अय्यर इज लायबल टू द पर्टिकुलर कस्टमर, जिसने भी, जो भी कस्टमर होगा, जिसने भी मिस्टर अय्यर को एडिशनल ये प्री रिसीव कमीशन दिया है, तो मिस्टर अय्यर इज लायबल टू प्रोवाइड सर्विस टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। तो प्री रिसीव कमीशन और ये एंट्री हमारी कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री आ गई, प्री रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, दिस इज योर एंट्री प्री रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, तो एज इट इज हमने एंट्री लिख दी। अब देखा हमने कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था नहीं। जब आप एडजस्टमेंट साइड में लिख देंगे तो आपके लिए ये आसानी होगी कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख के रखा है एडजस्टमेंट्स को, तो इससे मुझे जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन से मैं जो है एंट्रीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये हमारा अब यहाँ पर हो गया प्री रिसीव्ड कमीशन। और फिर हमारी सिक्स्थ एंट्री जो है यहाँ पर, सिक्स्थ अगर हम देखें एंट्री, सिक्स्थ वाली एंट्री हमारी क्या है, सन ड्राई क्रेडिटर्स। तो ये सन ड्राई क्रेडिटर्स हमारे कहाँ पर आते हैं, सन ड्राई ट्रेड क्रेडिटर्स, ये हमारे आते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड्स में। ठीक है, मतलब क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम जो उधार में गुड्स खरीदते हैं। तो अगर हमने कुछ गुड्स अगर उधार में खरीदे तो हम लायबल है उन्हें इन फ्यूचर और आफ्टर सम टाइम कि हमें उन्हें कुछ ना कुछ पेमेंट करना ही होगा। तो इसलिए जो है ये हमारे सन ड्राई क्रेडिटर्स, ये जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड्स में जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा बैलेंस शीट। तो इस तरह से फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हो, तो आपको ये फॉर्मेट याद देना चाहिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखा, जैसे कि हमने देखा कि प्री रिसीव कमीशन, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेवर, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम जो इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, सन ड्राई क्रेडिटर्स। ठीक है, ये सन ड्राई क्रेडिटर्स, और इससे रिलेटेड एंट्री हमने यहाँ पर कर दी 39,000। ठीक है, तो मतलब हमें वी आर लाइबल टू पे 39,000 टू द पर्टिकुलर सन ड्राई क्रेडिटर्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, इससे रिलेटेड कुछ और हमारा एडजस्टमेंट है सन ड्राई क्रेडिटर से रिलेटेड, वो है, ठीक है, परचेसेस प्लस एडिशनल। तो ये जो एडिशनल परचेसेस हमने किए, ये हमारे एडिशनल परचेसेस जो है दो अकाउंट को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें से पहला अकाउंट है हमारा बैलेंस शीट हमारा है, और किसको अफेक्ट करने वाला है, परचेसेस। ठीक है, तो ये किसको अफेक्ट करने वाला है, ठीक है, यहाँ पर इसको भी अफेक्ट करेगा, किसे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को। जैसे कि मैंने कहा ना, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करने वाला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाला है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट जो हमारा होगा यहाँ पर सनड्राई क्रेडिटर्स। तो सनड्राई क्रेडिटर्स को हमें कितना पे करना है, अभी लायबल सनड्राई क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कितने लायबल है, 39,000। और हमें एडिशनल, हमने जो 31st को हमने जो परचेसेस किए थे वो भी हमें अभी पे करना है। तो ये जो क्या करेंगे, हम किस तरह से लिखेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेसेस, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो हमारे अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, तो वो सिर्फ जो है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। अभी हमने जो था वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही हमारा जो है एडजस्टमेंट होने वाला था। ठीक है, और ये जो था परचेसेस वाला, ये जो है इसकी एंट्री आगे है। ठीक है, ये जो इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होने वाला है इसकी एंट्री आगे है। तो ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक से, गलती से इसे मिक्स कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सनड्राई क्रेडिटर्स क्या है, जिसे हमें पे करना है, और ये जो है कुछ आने वाले नेक्स्ट पर्टिकुलर्स में आपके ये पता चल जाएगा ये क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो हमारा ये जो था, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और
आगे देखेंगे हम। तो ये जो है सनड्राई क्रेडिटर्स की हमने जो अभी पोस्टिंग कर दी है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है इसी में हमें मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर है अगर मैं देखूँ तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारा लोन फ्रॉम बैंक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज सैलरी, प्रीपेड सैलरी, परचेसेस। ठीक है, तो ये है हमारे, नहीं परचेसेस नहीं है, बैड डेट, कैरेज, व्हीकल, बिल्डिंग, सनड्राई, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजिंग, कैश, वेजेस, परचेस, प्रीपेड। ठीक है, तो ये हमें जैसे ही मिलेगा उसके मैं आपको शो कर दूंगा कि अनरिकॉर्डेड परचेसेस कहाँ से आए, 3400। ठीक है ना, 3400 के अगर मैं यहीं पर ही है, जिसे मैं आपको बाद में शो करता हूँ। तो ठीक है, अभी जो है हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हमने जो है वहां पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो उसे हमने जो करेक्ट एंड टू एंड ही करेक्ट कर लिया, लोन फ्रॉम बैंक। तो अब हम जो है सनड्राई क्रेडिटर्स के बाद के जितनी भी एंट्रीज और पोस्टिंग है उसे देखेंगे। तो लोन फ्रॉम बैंक क्या दिया गया है, लोन फ्रॉम बैंक कितना है, 55,000 का। और अगर आपको याद होगा तो लोन फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से कुछ बैंक से अगर कुछ लोन ले रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी आर लाइबल टू पे टू बैंक। तो ये जो है आपका लोन फ्रॉम बैंक, ये जो आपने रिसीव किया, ये कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा बैलेंस शीट को, और ये जो है आपके लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो लोन फ्रॉम बैंक 55,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है लोन फ्रॉम बैंक लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 55,000 ये अमाउंट हमने पोस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे परचेस रिटर्न्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि परचेसेस से रिलेटेड अगर आपकी कुछ एंट्रीज आ रही है, परचेसेस से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड अगर आपकी कुछ एंट्रीज आ रही है, तो आपको जो है इस तरह से 2 से 3 लाइन आपको जो है दो से तीन लाइन आपको इसलिए छोड़ देनी है, क्योंकि सपोज आप अगर कुछ परचेसेस कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स निकले, तो आप वो चाहेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दे। तो जो रिटर्न करेंगे, जो भी प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे, तो आपको आपने जो मनी पे किया था फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न कितने के किए हमने, 1000 रुपीज के। तो अब हम जो परचेसेस में जाएंगे, हमारा परचेसेस काय में आता है, परचेसेस हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और यहाँ पर हम परचेसेस में से ये जैसे कि हमने अमाउंट यहाँ लिखा था, यहाँ से माइनस करेंगे परचेसेस से रिटर्न 1000। तो हमें यहाँ पर हमारा अमाउंट मिल गया, कितना अमाउंट हो गया हमारा, 18,000, 8 लाख, कितना ये 81,600। ठीक है, और कुछ हमारे कुछ ना कुछ और भी जो है परचेसेस रहे, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस की भी एंट्री हम जो पहले देखेंगे कि कहाँ से आ रही है, उसके बाद ही हम जो है मैं आपको शो करूंगा। फिर हमारे उसी के बाद हमने क्या देखा, परचेज रिटर्न के बाद हमने देखा ईयर्स कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का अगर आपको याद होगा बैलेंस शीट के डेबिट साइड में हमने जो है फॉर्मेट देखा था, तो कैपिटल की एंट्री आपकी जो है, अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट याद होगा तो आपको 1 सेकेंड के अंदर क्लिक हो जाएगा कि बैलेंस शीट में जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है, या एंट्री कौन से अकाउंट में जा रही है। तो आपने जैसे देखा कैपिटल, तो कैपिटल से मुझे याद आया कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये देखा, ये है हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमने लिखा अय्यस कैपिटल। अय्यस का कैपिटल कितना था, ठीक है, अय्यस कैपिटल 1,30,000। क्या यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दी मैंने लाइंस के थ्रू। ये जो है, ये जो क्रेडिट में अमाउंट लिखा है ये है अय्यस कैपिटल 1,30,000। तो हमने इसकी एंट्री करी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इस थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली विजिबल रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसकी एंट्री करी। और इसी के साथ अगर हम देखें फॉर्मेट में, अगर फॉर्मेट के थ्रू अगर आपने याद किया होगा, तो कैपिटल रहता है, फिर कैपिटल में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं हम, ड्राइंग को माइनस करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली, इसका फॉर्मेट आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये है आपके नेट प्रॉफिट, ऐड करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो आपके कैपिटल में ऐड होगा, और अगर आप कुछ इसे पर्सनल यूज के लिए अगर जो है पैसों को निकालते हैं, तो ये जो इसमें से कैपिटल में से माइनस हमें करना पड़ेगा। तो सब अभी अगर हम देखें तो सिर्फ हमें
अय्यर्स कैपिटल की एंट्री थी तो हमने इसकी पोस्टिंग कर दी, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो एडजस्टमेंट हो गए तो वो भी हमें फाइंड करने होंगे, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारा सेल्स रिटर्न वाली एंट्री है। नाइन्थ जो हमारी एंट्री है वो है सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न कितने की हुई है? सेल्स रिटर्न हुई है 1000 की। तो ये जो हमारी बाय सेल्स थी, बाय सेल्स ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, लेस सेल्स माइनस 1000। तो ये हमने यहाँ लिखा सेल्स रिटर्न, और ये 1000 माइनस हमने किया 1,31,000 से। तो हमें जो है हमारी कितनी टोटल कितनी की सेल हुई, तो वो हमें अमाउंट मिल गया 1,30,000 की। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंट्रीज करते जाना है। एक बार आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो आई होप कि ये सेल्स वाली एंट्री आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम देखेंगे सेल्स के बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कैरेज इनवर्ट की। कैरेज इनवर्ट मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आप कुछ गुड्स आपने परचेज किया, और वो गुड्स आपके बिजनेस या आपके जो पर्टिकुलर जो भी आपका शोरूम है, सपोज वहाँ शोरूम में अगर आ रहे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप कुछ खर्चा आ रहा है तो वो खर्चा जो है आप अपने जेब से दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ट। तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ट की क्या है एंट्री 6000। और कैरेज इनवर्ट की एंट्री अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपको याद आ रहा होगा, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम टू कैरेज इनवर्ट 6000। ठीक है, इस तरह से टू कैरेज इनवर्ट 6000, ये है आपकी एंट्री। आई होप कि आपको विजिबल होगी, अदरवाइज नहीं तो मैं इसे जूम कर दूंगा। तो इस तरह से आपकी एंट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद हम जो कैरेज इनवर्ट के बाद की जो है देखेंगे सैलरीज। ठीक है, अब सैलरीज अगर हम देखें, सैलरीज क्या है, ये एक्सपेंसेस है आपके लिए, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये सैलरीज की आपकी एंट्री इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, टू सैलरीज 25,000। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एंट्री आ गई यहाँ पर। सैलरीज के बाद देखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी का जो है मैंने प्रॉपरली आपको समझाया था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको फॉर्मेट के थ्रू ही याद करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी जो है पर्टिकुलरली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपकी ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो किस तरह से हम लिखेंगे, टू इंपोर्ट ड्यूटी 6000। तो ये हम गए ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये हमने इस तरह से हमारी एंट्री लिख दी, टू इंपोर्ट ड्यूटी 6000। ठीक है, उसी तरह हम जो है और भी एंट्रीज को देखेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स अगर अगर हम देखें 4000। प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपको ईयरली वाइज पे करना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कलेक्शंस के लिए आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के कुछ ना कुछ जो है एम्प्लॉयज आपसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। मतलब सपोज वो प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, फिर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है उससे रिलेटेड। तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। और हमने देखा था कि जो भी अगर अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉपर्टी टैक्स 4000। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे टू प्रॉपर्टी टैक्स 4000। अब हम जो इसी तरह नेक्स्ट एंट्रीज और पोस्टिंग को देखेंगे कौन सी है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्स हमारा हो गया। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2023। अब ये किसके बारे में, स्टॉक के बारे में कर रहा है, फर्स्ट जनवरी को। ठीक है, तो अब ये क्या है, 1 जनवरी के स्टॉक के बारे में बात करें तो 1 जनवरी के स्टॉक को हम क्या कहेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सपोज ये अगर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में बात कर रहा है, जैसे ये इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी 2023 में आपका जो स्टॉक था, जो भी पर्टिकुलर आपके पास स्टॉक था, उसे हम क्या, जब हम उसे एंट्रीज में लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, ये आपके फाइनल अकाउंट्स में लेके जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है, टू ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है, टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपके किस में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आपके जो है फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, जब जिस तरह से इसमें कहा गया था कि आपके पास जो है 1 जनवरी को इतना पर्टिकुलर इतना इतना स्टॉक है, उसी तरह जैसे कोई अगर क्वेश्चन में क्या जाता है कि 31 जनवरी 31 दिसंबर के दिसंबर 2023 के पास पर्टिकुलरली इतना इतना स्टॉक है, तो ये स्टॉक हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक।
तो इसकी एंट्री जो है हम ऑलरेडी देखते हैं। तो हमारे पास अगर देखें स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2023 40,000 का स्टॉक है, तो ये हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इस तरह से हमारी एंट्री आ गई टू ओपनिंग स्टॉक, 40,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड अगर हम देखें कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें जो है अननेसेसरी लाइंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारी कौन कौन सी हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टॉक वाला हो गया। अब प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी हमारी जो है 1000 की हमारी जो है यहाँ पर प्रीपेड सैलरी है। तो प्रीपेड सैलरी से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर सपोज क्वेश्चन बात कर रहे हैं प्रीपेड सैलरी, ठीक है, प्रीपेड सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो भी कितनी प्रीपेड सैलरी पे करी उसने 1000 की, मतलब ये 1000 की सैलरी जो उसे नेक्स्ट मंथ पे करनी थी। ठीक है, सपोज इसने प्रीपेड सैलरी कौन से मंथ में दे दिया, इसने दे दिया नवंबर में, बट एक्चुअली इसे देना था दिसंबर में। तो क्योंकि इसने दिसंबर की सैलरी इसने क्या की, जो भी अपना मिस्टर अय्यर था उसने क्या किया, उसे 1000 प्रीपेड सैलरी नवंबर में ही पे कर दी। तो ये अगर हम देखें अयर्स के पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें तो ये अय्यर के लिए क्या हो गया, ये एक असेट हो गया। ठीक है, तो असेट से रिलेटेड अगर आपको पता होगा तो असेट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट के असेट साइड में जाती है। तो ये प्रीपेड सैलरी हम किस तरह से लिखेंगे, बाय प्रीपेड सैलरी 1000। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। हाँ ठीक है, बाय वाई नहीं लिखा है यहाँ पर, बैलेंस शीट में नहीं लिखते टू एंड बाई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी एंट्री आ गई प्रीपेड सैलरी 1000। ठीक है, थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, प्रीपेड सैलरी 1000। तो उसी के बाद प्रीपेड सैलरी हो गई परचेसेस, परचेसेस। ठीक है, प्रीपेड सैलरी होगी, परचेसेस वाली देखेंगे तो परचेसेस, तो परचेसेस का आपको याद होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं टू परचेसेस। ठीक है, एक बार शो भी कर देता हूं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपने ये टू परचेसेस वाली एंट्री आपकी इस तरह से यहाँ पर आ गई, टू परचेसेस 82,600। ठीक है, अब परचेसेस की हमने एक बार जो था, अगर आपको फॉर्मेट अगर अच्छे से याद होगा तो एक बार शो भी कर देता हूँ। तो परचेसेस अगर हो रही है आपकी, तो उसमें जैसे कि मैंने कहा कुछ ना कुछ आप रिटर्न करेंगे, जो डिफेक्टिव माल रहेगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें से परचेसेस में से लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है दो लाइन तो मिनिमम कम से कम हमें छोड़ना ही पड़ेगी ताकि हम एडजस्टमेंट्स कर पाए। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है, जिस तरह से ये एडजस्टमेंट, तो इस तरह से हमें जो है स्पेस छोड़ने का मतलब थोड़ा सा एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना स्पेस छोड़ना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि आप जो है कुछ एंट्रीज में खिचड़ी भी आपकी बन सकती है। तो अब हम देखेंगे परचेसेस के बाद हमारा कौन सी एंट्री, वो है वेजेस की। परचेसेस हमारे कितने थे, 82,600 के, और हमने इसे प्रॉपरली नोट कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब वेजेस, वेजेस कितनी है, पे करी हमने 4,800। ठीक है, तो वेजेस हमारा कौन से इसमें जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू वेजेस किस तरह से लिखेंगे, टू वेजेस। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी एंट्री टू वेजेस 4,800। ठीक है, टू वेजेस 4,800। अब ये हमने जो है डायरेक्टली अमाउंट के सेक्शन में ये क्यों लिखा नहीं, 4,800 को यहाँ पर डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है। तो वो एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको शो करता हूँ। हमने क्या देखा था, ये एडजस्टमेंट देखा था थर्ड एज में, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, तो ये अगर वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो पे करना बाकी है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,200 के हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं। तो ये कौन से इसमें जाएंगे, ये भी हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, और हम इसे ऐड करेंगे वेजेस में। ठीक है, किस तरह से ऐड करेंगे, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं ताकि ये दिख सके आपको प्रॉपरली। टू वेजेस की हमने एंट्री मारी, उसी तरह हमने जैसे एडजस्टमेंट्स को हमने साइड में लिखा था, उससे हम जो आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें जो है एडजस्टमेंट को हैंड टू हैंड अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देख लिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,200 हमने इसमें ऐड कर दिए, और टोटल कितने वेजेस पे करने हैं हमें, वो हमें पता चल गया, 6,000 रुपीज के हमें टोटल पे करने हैं।
ठीक है। तो ये नीचे की एंट्री जो है कट कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, इससे रिलेटेड इसे देखकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और हम देखेंगे और भी थोड़ी एंट्रीज को देखेंगे। और कौन सी एंट्रीज है, अगर हम देखें यहाँ पर वेजेस की हमने कर दी, कैश ऑन हैंड। अब आप जैसे ही आप कैश ऑन हैंड देखेंगे तो कैश ऑन हैंड को देखते ही आपको फॉर्मेट याद आ जाना चाहिए बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के असेट्स में आते हैं। ठीक है, कैश ऑन हैंड हम कब लिखते हैं? कैश ऑन हैंड वाली जो एंट्री होती है वो कब होती है? ईयर एंड में होती है। तो आप कैश ऑन हैंड को कहाँ लिखेंगे? ठीक है, अब इसमें जो है इस तरह से आपने देखा होगा कि असेट साइड में लिखा है, लेकिन सबसे नीचे लिखा है मैंने यहाँ पर कैश ऑन हैंड 12,000, क्योंकि आपकी जो ईयर एंड की एंट्री है ये। ठीक है, कैश ऑन हैंड मतलब 31/12/2023 को आपका कैश ऑन हैंड कितना था, इसलिए हम जो है कैश ऑन हैंड को एट लास्ट में लिखते हैं असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद की कौन सी नेक्स्ट एंट्री है वो भी हम देखते हैं कैश ऑन हैंड के। अब ये जो है आपका लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक क्या है? ये एक प्रकार से आपका असेट है। और कितने का है लाइफ स्टॉक? 20,000 का। और लाइफ स्टॉक अगर जो रहता है वो आपका अगर असेट है तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे लाइफ स्टॉक, और यहाँ पर अमाउंट उसका लिख देंगे 20,000। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स को अगर आप देखेंगे, एडजस्टमेंट्स को देखना जरूरी है आपके लिए। जैसे आपने देख लिया कि ये डेटर्स में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, तो इसमें आप जो क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे थोड़ा सा, जिस तरह से 2-3 लाइन का, एक या 2-3 लाइन का। अदरवाइज जितने भी आपके जो एंट्रीज रहेंगे, जैसे ये बिल्डिंग हो गया, डेप्रिशिएशन, ये बिल्डिंग व्हीकल, ये आपके ऊपर ही रहना चाहिए एंट्रीज। ठीक है, और बाकी के एंट्रीज को आप जो है थोड़ा सा रैंडमली भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एक फॉर्मेट को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, ये था हमारी कौन सी एंट्री देखी हमने यहाँ पर? अभी हमने लाइफ स्टॉक की देखी। अब लाइफ स्टॉक के बाद की कौन सी एंट्री वो हम देखते हैं। ठीक है, लाइफ स्टॉक के बाद नीचे हमारी है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हमारे हैं? 7,100। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम जो है सबसे नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो ये कहाँ पर जाएंगे हमारे? ये हमारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऊपर लिख दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, इसे सबसे नीचे लिखते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस को। ठीक है, इसको कहाँ लिखना चाहिए? सबसे नीचे, क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मतलब ये एक्सपेंसेस हमें पता नहीं कि पर्टिकुलरली कौन से सर्विस के लिए ये एक्सपेंसेस हुए, या इससे हमने क्या परचेज किया हमें पता नहीं, इसलिए ये जो है इसे मिसलेनियस कहा गया है। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले जो भी रहेंगे एंट्रीज हम सबसे नीचे लिखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैंने इसे समझाने के हिसाब से ऊपर लिखा है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट, ये हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस है, तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारा कहाँ पर जाएगा? ठीक है, अब ये जितने भी लाइन से जो चीजें अगर मुझे दिख रही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट लोड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, ये तीन जो चीजें, ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो ये कहाँ पर जाएंगे जो भी? ठीक है, जैसे आपने देख लिया कि एक्सपेंस है तो ये कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। अगर आपने देखा कि कुछ चीज इनकम एंड गेम्स है, ठीक है, जैसे ये आपके लिए कमीशन था, तो कमीशन आपके लिए क्या था? इनकम थी। तो कमीशन अगर आपके लिए इनकम है तो इनकम कौन से अकाउंट में जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अब हम जो है साइड बाय साइड ये एंट्रीज कर देते हैं, एडजस्टमेंट की, डिस्काउंट अलॉट की, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस हो। तो 7,600, 300, 200 एंड 2,800। तो हम यहाँ पर गए, ये हमने एंट्रीज यहाँ पर कर दी टू एडवर्टीजमेंट, टू डिस्काउंट अलॉट, क्योंकि ये अगर आप सपोज कुछ डिस्काउंट दे रहे हो तो ये डिस्काउंट काय में से माइनस होगा? आपके प्रॉफिट से माइनस होगा। तो ये आपके लिए क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। उसी तरह अगर इंटरेस्ट जा रहा है, अगर बैंक लोन पे अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो ये क्या है? ये आपके लिए जो है एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसी तरह अब हम जो है नेक्स्ट एंट्रीज को भी देखेंगे, और क्या नेक्स्ट एंट्रीज है? सनड्राइड डेटर्स। अब सनड्राइड डेटर्स वाली एंट्री आपको अगर याद होगा तो ये आपकी जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, सनड्राइड डेटर्स, और ये अमाउंट इसके लेफ्ट साइड में लिखा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है।
ठीक है, जैसे कि मैंने जो आपको बताया भी था सनड्राई डेटर्स, तो इसमें कौन सी एडजस्टमेंट है? सनड्राई डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या है? डेटर्स मतलब वो लोग हैं जिनको आपने उधार पर आपके प्रोडक्ट्स को सेल किया है, ठीक है, और उनसे आपको कुछ उधार रिसीव होने वाले इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको उसके रिसीव होने वाले, या पर्टिकुलर जो भी आपने टाइम फिक्स किया होगा उसके हिसाब से। तो अगर ये सनड्राई डेटर्स के पास आपके 41,000 है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी। अब वो एडजस्टमेंट क्या है? टू बैड डेट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारा कौन सी एडजस्टमेंट आएगी सनराइज डेटर में, वो आएगी टू बैड डेट्स 1,000 रुपीज, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट अगर आप चाहे तो हाथों हाथ भी कर सकते हैं, इस तरह से माइनस करेंगे टू बैड डेट्स 1,000। तो बैड डेट्स में क्यों? क्योंकि 41,000 तो हमने 41,000 के हमने अभी जो है उसके पास मतलब हमारा उधार है, क्या कह सकते हैं हम कि 41,000 रुपीज अभी हमारे उनके पास है, किसके पास? डेटर्स के बाद। ये 41,000 हमें रिसीव होने वाले, तो उसमें से क्या होगा? उसमें से ये जो है 1,000 हमारे बैड डेट्स में चले गए, तो ये हम किस में से माइनस करेंगे? 41,000 में, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ एंट्रीज रहेगी, जैसे कि ये कुछ आरडीडी रिलेटेड है, ये भी आपको मैं शो करूंगा एडजस्टमेंट में। तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है, जो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव होगा वही हमारा असेट होगा, ठीक है। एक्चुअल में कितने रिसीव होने चाहिए थे हमें सनराइज डेटा से? 41,000, लेकिन बैड डेट्स में हमारे कितने लॉस हो रहा है? 1,000 का लॉस हो रहा है थ्रू बैड डेट्स, तो हमने 41,000 से माइनस कर दिए। उसके बाद ये आरडीडी रिलेटेड कुछ एंट्री है, ये भी आपको जो है प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंट्रीज को दिखाकर, तभी आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको इस तरह से जो है इन अकाउंट्स को फिल करते जाना है, पोस्टिंग इनमें करते जानी है। तो सन ड्राई डेटर्स वाली हमने एंट्री कर दी बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। बिल्डिंग व्हीकल, ये बिल्डिंग व्हीकल आपका काय में आएगा? बिल्डिंग एंड व्हीकल्स, ये आपके आएंगे बैलेंस शीट के असेट वाले सेट में, क्योंकि बिल्डिंग और व्हीकल, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन भी कर सकते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग हमारे लिए क्या होगा? हमारे बिजनेस के लिए एक असेट होगा। व्हीकल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? असेट होगा। तो ये बिल्डिंग से रिलेटेड एंट्री जो भी होगी बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगी, ठीक है। तो ये शो भी कर देता हूँ आपको किस तरह से जाएगी, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए बिल्डिंग से रिलेटेड हमने जो है एंट्री यहाँ पर ले ली, ठीक है, और व्हीकल से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक एंट्री ले ली। तो जब आप बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 80,000, ये 80,000 हमने यहाँ क्यों लिखा है? अमाउंट की जगह हमने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर आपने जिस तरह से मैंने कहा कि ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स को अगर एक साइड में अगर आप नोट कर ले तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा कि कहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख के रखा है बिल्डिंग में -10% का हमें जो है क्या करना है? डिप्रिशिएट्स हो रहे पर ईयर, -10% से पर ईयर डिप्रिशिएट हो रहा है बिल्डिंग की वैल्यू। तो इसे किस तरह से हम शो करेंगे? तो इसी तरह बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि बिल्डिंग हमारे लिए असेट है। बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी? 80,000, लेकिन एक साल बाद इसकी वैल्यू जो है घट कर, क्योंकि 10% पर ईयर जो है इसकी वैल्यू जो है घट रही है, तो 10% ऑफ 80,000 कितना होगा? 8,000। तो हम ये 8,000 माइनस कर देंगे 80,000 से, तो हमें जो बैंक मतलब बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो बिल्डिंग की हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 72,000, ठीक है। उसी तरह व्हीकल से रिलेटेड आपकी जो भी एंट्री है, ठीक है, तो व्हीकल से रिलेटेड एंट्री हमने यहाँ पर कर दी कितनी? 40,000, कितनी कर दी हमने? 40,000। लेकिन अब डायरेक्टली हमने 40,000 क्यों लिख दिया? क्योंकि व्हीकल से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं गया था, ठीक है। तो जैसे कि अगर सपोज आप इस तरह से अगर आपने नोट कर लिया होगा तो ये आपके लिए आसानी होगा एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक वाली अगर हम देखें, क्लोजिंग स्टॉक वाली हमारी एंट्री अभी बची है, ठीक है, एडजस्टमेंट ये अभी करेंगे। परचेसेस से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट बचा है, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज हमारी बची है। आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली हमने हाथों हाथ कर दी, उसी तरह बिल्डिंग वाली हमने कर दी। फ्री सैंपल वाली बची है, तो ये फ्री सैंपल वाली एडजस्टमेंट भी आपको शो करूंगा, ये बैड डेट्स वाली भी आपको जो है शो करूंगा। तो ये बैड डेट्स जो है हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर बैड डेट्स अगर हम देखें तो बैड डेट्स हमें क्या शो कर रहा है? क्रेडिट साइड में 1,800,
1800, ठीक है ना। तो ये बैड डेट्स हमारे क्या हैं, क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे ये जो है ये बैड डेट्स हमें रिसीव हुए, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट में लिखा था अमाउंट, इससे हमें पता चलता है ये बैड डेट्स हमारे रिकवर हुए। तो ये हमारे कहाँ पर जाएंगे, नहीं, 2 मिनट। बैड डेट्स क्रेडिट में अमाउंट लिखा था 1800, ठीक है। तो ये बैड डेट्स का जो है एंट्री कहाँ पर जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में, ठीक है ना। तो बैड डेट्स हमें कितने का बैड डेट हुआ है, मतलब हमें कितने का नुकसान हुआ है, ठीक है। कितने का नुकसान हमें हुआ है, 1800 का। तो हमने यहाँ पर हमने, क्योंकि बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, अभी एक्सपेंसेस में क्यों हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको मैंने ही खुद थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर कर दी। यहाँ पर लिखा था बैड डेट्स और अमाउंट जो था क्रेडिट में लिखा था। अब क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बैड डेट्स लिखा था, ठीक है ना, क्या लिखा था, बैड डेट्स। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा रहता है बैड डेट रिकवर्स, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, और जहां पर भी अमाउंट लिखा होता, जो भी अमाउंट होता है जैसे 1800, तो फिर हम जो है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्योंकि बैड डेट्स हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारी इनकम हो गई, जो हमने उधार दिए थे वो रिसीव हो गए, तो हमारे लिए ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसमें सिर्फ बैड बैड डेट्स लिखकर छोड़ दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये हमें हमारे लिए एक्सपेंसेस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी एंट्री कर दी, ठीक है। 1800 यहाँ पर हमने इसकी एंट्री कर दी। अब बैड डेट से रिलेटेड अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी क्या था, छोटा सा एक एडजस्टमेंट था, ठीक है। ये बैड डेट्स, तो ये बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स, अगर इसकी एंट्री देखिए क्या थी, 6 वाली, ₹1000 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। जैसे ही आपने देख लिया रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लिखा है, मतलब ये हमें लॉस्ट हो चुके हैं, ये अब रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए हम जो इसे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस वाले साइड में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और ये जो बैड डेट्स है 1000 के, इन्हें हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर आ गए और ये एडिशनल बैड डेट्स हमारे लिए यहाँ पर हैं और इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। पहले कितने बैड डेट्स थे हमारे हमारे थे 1800, लेकिन इसमें एडिशनल और भी बैड डेट्स हमारे आ गए, वो कितने हैं 1000 के। तो टोटल बैड डेट्स हमारे लिए कितने हो गए यहाँ पर 2800 के, ठीक है। अब दूसरी और एंट्रीज को हम देखेंगे, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड मतलब ये क्या हो गया, कैरेज आउटवर्ड मतलब सपोज आपने कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे, अब वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आप जो है ट्रेडर, रिटेलर, होलसेलर, इसमें से किसी को भी अगर आप जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी उसे हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। मतलब वो जो कॉस्ट है आपको ही बियर करनी पड़ी, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया ये, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से याद किया हो तो आपको पता ही होगा। तो ये कैरेज आउटवर्ड इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे, कैरेज आउटवर्ड। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि दिख सके आपको, ठीक है। कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका एंट्री, टू कैरेज आउटवर्ड 4000, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंसेस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। दिस इज योर एंट्री। अब एक चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब कैरेज आउटवर्ड से रिलेटेड कोई भी एंट्री आएगी तो वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी, ठीक है ना। ये कैरेज आउटवर्ड से रिलेटेड जो भी एंट्री आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगी, और कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड जो भी एंट्री रहेगी वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही जाएगी, ठीक है। तो इससे चीज का आपको ध्यान रखना है, टू कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आपके लिए क्या हो गया, तो ये एंट्री आपकी हमेशा ध्यान रखना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर ही आएगी। तो ये अगर आप फॉर्मेट याद कर लेंगे तो आप जो है अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ये आपका फॉर्मेट आपको पहले याद करना चाहिए, जो प्रीवियस वीडियो में आपको शो किया, उसके बाद ही जो है प्रॉपरली आप जो है जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप जो है इसे रिलेट कर पाएंगे आसानी से। तो हमारे जितने भी अब जो जितने भी एंट्रीज थे, ठीक है, ये ऊपर से सबसे ऊपर से सेल्स से लेकर कैरेज आउटवर्ड तक ये सारी एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी। अब हमारे जो बचने जो कुछ बचा है वो सिर्फ है हमारा एडजस्टमेंट। तो अब हम जो एडजस्टमेंट्स करेंगे, टू क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये है हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, ये कहां पर लिखेंगे हम? ये लिखेंगे ये लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, और आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, इन दोनों प्राइस में से जो भी लो प्राइस होगी, ठीक है, सपोज अब यहाँ पर क्या दी गई थी, कॉस्ट प्राइस थी 30,000 और मार्केट प्राइस दी गई थी 31,500। तो हमने कौन सी प्राइस को कंसिडर करना है? उसी प्राइस को कंसिडर करना है जो लोवेस्ट हो। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस लोवेस्ट थी, तो हमने कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर अमाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो ये जब फॉर्मेट याद कर लेंगे तो आप जो बहुत ही इजीली आप जो है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं और कौन सी एंट्रीज है हमारी एडजस्टमेंट्स में। परचेसेस, ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या है? गुड्स ऑफ ₹3,400 वर परचेस एंड रिसीव्ड ऑन 31st December 2023 एंड आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, तो इस स्टेटमेंट का क्या है, मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या किया गया, ये एडिशनल परचेसेस थे हमारे। ठीक है, कितने? 3,400 के एडिशनल परचेसेस। तो ये कहां पर ऐड हो गए? ये टू परचेसेस में ऐड हो गए, और ये टू परचेसेस हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, टू परचेसेस, और यहाँ पर लिख देंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस। इस तरह से इसे लिख देंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये रहा परचेसेस से रिलेटेड हमारी एंट्री। तो हमने कुछ परचेस हमारे रिटर्न हुए थे वो हमने माइनस कर दिए, तो ये हमें माइनस करने के बाद अमाउंट मिल गया था। उसके बाद हमने जो अनरिकॉर्डेड परचेस, ये अनरिकॉर्डेड परचेस क्यों अनरिकॉर्डेड परचेस है? क्योंकि हमने ये फाइनेंशियल ईयर जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके लिए वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा था। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, 31 दिसंबर को परचेस किए, तो उसे तो क्योंकि उसने 31 दिसंबर को ही परचेस किए तो उसे कौन से फाइनेंशियल ईयर में ऐड करना पड़ेगा? 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में ऐड करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल परचेसेस को हमने इस तरह से ऐड किया, और किस तरह से लिखा? अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अब अनरिकॉर्डेड परचेसेस हम क्यों लिख रहे हैं? अनरिकॉर्डेड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया था ट्रायल बैलेंस में उसमें ये जो परचेसेस नहीं थे, और हमने इसे किस में डाल दिया था? एडजस्टमेंट में डाल दिया था। तो कितने के अनरिकॉर्डेड परचेसेस थे हमारे? 3,400 के। तो जब हम 81,600 में 3,400 ऐड करेंगे तो हमें कितना टोटल अमाउंट मिल जाएगा? 85,000। तो हमारे टोटल कितने परचेस, कितने अमाउंट के परचेसेस हुए? हमारे हुए हैं टोटल 85,000 के परचेसेस हमारे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट्स हमें किस तरह से करनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमने अभी तक कर ली? फर्स्ट एडजस्टमेंट कर ली, सेकंड एडजस्टमेंट कर ली, थर्ड एडजस्टमेंट हमने एंड टू एंड ही कर दी थी। कौन से इसमें ये टू आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने किस में करी थी? हमने करी थी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसमें हमने वेजेस लिखी थी, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अभी और एडिशनल वेजेस हमें पे करने थे 1,000, तो हमने दोनों को ऐड किया, और टोटल वेजेस हमें कितने पे करने वो अमाउंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अमाउंट सेक्शन में लिख दिया। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाली हमारी जो है एंट्री उसे देखेंगे। फोर्थ वाली जो है क्या लिखी है? मैंने लिखी नहीं क्या? प्रोवाइड 5% ऑन सनड्राई डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोवाइड 5% ऑन सनड्राई डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो ये फोर्थ हमारा जो एडजस्टमेंट है, तो ये हमारा कहा जाएगा, ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, जो मैं आपको सब बता रहा था, ये आरडीडी। ठीक है, तो ये जो है बहुत इसे डिटेल में भी जो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो है अगर हम जो एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना रहे तो इसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया था, ये एंट्री थी, एक बार फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये एंट्री क्या कह रही थी? प्रोवाइड 5% ऑन सनड्राई डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हमने यहाँ से 5% क्या किया? माइनस किया, -5% आरडीडी। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हमने क्या लिख दिया? आरडीडी लिख दिया। और ये 5%, ये 5% किसका 5%? ये 5% था सनड्राई डेटर्स के बारे में बात कर रहा था ना। तो सनड्राई डेटर से हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया था कितना? 1,000 माइनस कर दिया था, क्योंकि ये तो
रिटर्न एज बैड डेटा, मतलब ये रिकवर ही नहीं होने वाले। ठीक है, तो कितना अमाउंट हमारा बचा था? 40,000। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जस्ट मेरे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारा कितना अमाउंट बचा था जब हम, ठीक है, सनराइज डेटर्स में के पास हमारे मतलब कितना अमाउंट था हमारा डेटर्स के बाद? 41,000। लेकिन उसमें से हमें कितना रिसीव नहीं हुआ है, वो कितना रिसीव नहीं हुआ, वो जो बैड डेट्स में चले गया कंप्लीटली, वो था 1,000। तो हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव होने के चांसेस थे? 40,000, जिसमें से 5% आरडीडी जाने वाला था। ठीक है, जो हमें रिसीव नहीं होगा बिकॉज ऑफ द बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब हमें हो सकता है ये रिसीव बिल्कुल ना ही हो। तो ये 5%, तो 40% का, 40,000 का अगर हम 5% निकाले, तो 40,000 का 5% मतलब 40,000 का 10% अगर हम देखें तो कितना होगा? 4,000। तो 4,000 को अगर हम, ये है 10%, तो 40,000 का 5% कितना होगा? वो होगा 2,000। ठीक है ना, इस तरह से आप जो इसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये 2,000 इस तरह से माइनस होगा, किससे? डेटर्स के अमाउंट से। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसे रब कर लेता हूँ और इसे दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया था, सनराइज डेटर्स का जो अमाउंट था 41,000, उसमें से बैड डेट्स को ऑलरेडी माइनस कर दिया। फिर वो जो 40% था, 40,000, उसका हमने 5% निकाला, और उस 5% को हमने 40,000 से माइनस किया। तो 40,000 माइनस 2,000, तो हमें यहाँ पर क्या मिला? टोटल अमाउंट 38,000। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि हमने जो डेटर्स को अमाउंट दिया था 41,000, उसमें से हमें कितना रिसीव होने वाला है? सिर्फ 38,000 ही रिसीव होने वाला है। ठीक है, मतलब इससे यहाँ पर 3,000 का हमें नुकसान हुआ है। आगे की और देखेंगे एंट्रीज हम, आगे की कुछ और एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, एंट्रीज नहीं, एडजस्टमेंट ही है हमारे। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स अगर अगर देखे हम हो गए, तो हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस वाले हो गए, आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला हो गया। फिर वो बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाला भी हो गया। उसके बाद हमने बिल्डिंग का भी ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर फिफ्थ वाला हमारा आ जाता है टू फ्री सैंपल 1,400। अब अगर हमें कुछ चीजें, सपोज हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे, तो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हमें सैंपल्स में देना होगा। तो वो सैंपल्स हम किस तरह से दे रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं, तो हमारे कंपनी के लिए वो एक्सपेंसेस ही है। तो अगर वो एक्सपेंसेस है तो वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, और इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे, टू फ्री सैंपल्स 1,400। ठीक है, इस तरह से हमारी एंट्री आ गई। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर टू बैड डेट्स, ठीक है, तो ये टू बैड डेट्स वाला, ये बैड डेट्स वाला जो है हमारा किस में जाएगा? अब बैड डेट्स हमारे मतलब, बैड डेट्स मतलब हमने 1,000 रुपए किसी को उधार दिए थे, वो 1,000 रुपए हमारे हमें रिसीव नहीं हुए। तो अगर वो हमें रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब ये क्या है? एक्सपेंसेस है हमारे लिए, मतलब ये नुकसान है। एक्सपेंसेस क्या कह सकते हैं? लॉस है हमारे लिए। ठीक है, प्रॉपर वर्ड अगर हम इसे दे तो हमें क्या कह सकते हैं? हमारे लिए लॉस है। तो लॉस वाली एंट्री हम कौन से अकाउंट में लेके जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आ गए। एंड क्या है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ बैड डेट्स की। हाँ ठीक है, बैड डेट्स की हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और इसकी जो है इसमें एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कर दिया था, इसलिए जो है हमें ज़रूरत नहीं है। तो और कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, जैसे कि कुछ कुछ एंट्रीज हमारी छूट गई है। जैसे कि क्या था एडिशनल, अब ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये जो भी एडजस्टमेंट हो गए, तो इसके कुछ ना कुछ डुअल इफेक्ट्स हो गए। जैसे शो करूँ बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग से आपकी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो रहा है 10%। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो रहा है? लॉस है। ठीक है, अगर बिल्डिंग पे अगर 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब 10% उसकी वैल्यू जो है घट जा रही है, तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है। तो अगर ये लॉस है, तो ये लॉस हमें किस किस में शो करना पड़ेगा? ये हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट से हमें पता चलता है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और कितने का हमें नुकसान हो रहा है? 8,000 रुपए का। और जो हमारे थे बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये हमें इस तरह से दी गई थी।
एंट्री एडजस्टमेंट बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हमने इसे एक्चुअली में लिखा किस तरह से, टू आरडीडी। अब ये आरडीडी क्यों लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा डीप में डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, तो हम इसे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। तो हमारा क्योंकि आरडीडी हमें किससे माइनस करना पड़ा, माइनस किससे करना पड़ा था हमें, सनड्राई डेटर से, क्योंकि ये 2000 हमें नुकसान हो रहा है, मतलब ये हमें रिसीव नहीं होने वाले। तो क्योंकि हमें रिसीव नहीं होने वाले, तो ये हमारे लिए क्या है, दिस इज लॉस। तो ये लॉस वाली जितनी भी एंट्रीज हमारी कहाँ पर होगी, ये लॉस वाली एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। ठीक है, ये शो भी कर देता हूँ मैं आपको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ये देखा इस तरह से हमारा प्रॉपर लिख लेना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2023। ठीक है, उस तरह से अगर हम देखें और कौन कौन सी हमारी एंट्री रहेगी, कमीशन वाली। ठीक है, कमीशन वाली तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब ये टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये किस तरह से आई, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले हम देख लेंगे, अगर हम देखें हमारे सारे एडजस्टमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट पर भी देख लेते हैं। सनड्राई डेटर्स भी जो है, सनड्राई क्रेडिटर्स ठीक है, सनड्राई क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड परचेसेस 3400। ठीक है, तो ये जो है एडजस्टमेंट्स हमारी कुछ इसमें भी हुई थी। ठीक है, अब क्योंकि जैसे मैंने कहा जो भी एडजस्टमेंट्स होता है वो कुछ ना कुछ दो अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं। तो किस तरह से अफेक्ट हुआ, सनड्राई क्रेडिटर्स गुड्स ऑफ ₹3400 व परचेज रिसीव ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो परचेसेस में तो इसकी एंट्री मतलब परचेसेस मतलब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसकी एंट्री डाल दी थी, लेकिन बैलेंस शीट में भी इसकी एंट्री जाएगी। और बैलेंस शीट में किस तरह से जाएंगी, सनड्राई क्रेडिटर्स। मतलब ये सनड्राई क्रेडिटर्स क्या शो कर रहा है कि जिस जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति से हमने जो गुड्स या वो खरीदे, परचेसेस जिससे भी हमने परचेसेस किए, तो उसे हमने कितने पे करने थे, 39,000। लेकिन 31 दिसंबर को हमने क्या किया कि एडिशनल परचेसेस करे, एडिशनल परचेसेस वर्थ ₹3,400। तो अब 39 की जगह हमें कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी वो हमने जो भी डिसाइड किया होगा कि कितने आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड हम उसे पे करेंगे, तो हमें अब कितने पे करने होंगे, 42,400। तो ये हमारा जो है फाइनल अमाउंट आ जाएगा जो हमें क्रेडिटर्स को पे करना होगा। ठीक है, और देखे तो हमारी कुछ एंट्री अगर बच गई है क्या, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दे देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्चुअली किस तरह से है। ठीक है, तो हमने जो है मैक्सिमम कवर ही कर लिया है। ठीक है, ठीक है, और एक और जो चीज जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन करना ही बताना हो गया, जो एडजस्टमेंट्स का जो हमारा ड्यूअल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या था कि फ्री सैंपल्स हमने 1400 के फ्री सैंपल्स हमने दे दिए। फ्री सैंपल्स हमने किसके दिया, हमारे सेल्स के, मतलब जो हमारे सेल्स होने चाहिए थे, तो वो हमने फ्री सैंपल दे दिए। तो ये हमारा क्या था, हमारे लिए एक एक्सपेंस था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने इसकी एंट्री कर दी। लेकिन इसका डुअल इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, डुअल इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट पे भी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्या आ जाए, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम जाए वापस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वो हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए ये जो फ्री सैंपल हमने दिए थे, बाय गुड्स फ्री सैंपल, तो ये एंट्री हमारी इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आएंगी, क्योंकि ये जो है फ्री में जा रहे हैं हमारे गुड्स, कितने गुड्स वर्थ ₹1,300 आर सेंट एज अ फ्री सैंपल टू द पर्टिकुलर कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे भी सेल्स वाले अकाउंट से जा रहा होगा, इसलिए जो इसकी एंट्री हम कहाँ पर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स आते हैं उसके जो है डुअल इफेक्ट होते हैं, दो अकाउंट्स पर उसके इफेक्ट होते हैं। उसी तरह यहाँ पर जैसे कि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके डुअल इफेक्ट होते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा परचेजेस का डुअल इफेक्ट रहा, एडिशनल परचेजेस के डुअल इफेक्ट हुए,
क्लोजिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक का कोई डुअल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज फॉर्मेट में दिया गया था, उसे एज इट इज हमें लिखना रहता है। परचेसेस के डुअल इफेक्ट हुए, फ्री सैंपल, बिल्डिंग, बैड डेट्स, इसके भी डुअल इफेक्ट हुए। उसी तरह टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हम बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में, क्योंकि ये हम लायबल है। क्योंकि लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम सब वही चीज लिखते हैं जो हमें इन फ्यूचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें पे करना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमें जो है पे करने हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी एंट्री भी जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले साइड में आ जाएगी। ठीक है। और अगर आप थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो आप जो है इसे इस अगर सपोज कंफ्यूज हो रहे होगे तो आप इसका जो इससे रिलेटेड अगर आप जो फॉर्मेट अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट में भी मेंशन्ड है। यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और हमारे वहां पर क्या लिखा था, एडजस्टमेंट में लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये वेज, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो या एक्सपेंसेस हो, ये हमें पे करनी ही है फ्यूचर में, इसलिए जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसकी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारा जो है कंप्लीट फाइनल अकाउंट जो है गलत बन सकता है। तो इस चीज का हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जितनी भी एंट्रीज हमने किस तरह से की है, सब जो भी हमने प्रॉपरली फॉर्मेट को फॉलो किया है और जो भी एडजस्टमेंट था उसे एडजस्टमेंट्स को देखकर फॉलो किया है। और एडजस्टमेंट्स का जो है डुअल इफेक्ट होता है उसे भी हमें ध्यान रखना है। मतलब वो जो है दो अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं, जब भी एडजस्टमेंट्स आती है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो हमने अगर अब देखें यहाँ पर जो भी हमने कंप्लीट जितने भी एंट्रीज आ रही थी उसे प्रॉपरली मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से। ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, जिस तरह से आपने ये एंट्रीज लिख दी, अब ये जो है अमाउंट होगा, ये जितना भी अमाउंट है यहाँ पर, ठीक है, ये अमाउंट को आपको सिर्फ ऐड करना होगा। और फिर यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना रहेगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं। ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। सपोज आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और ज्यादा डाउट आता है तो अगर मेरे पास टाइम रहा तो हमसे इससे रिलेटेड एक डाउट वाला वीडियो भी जो है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, सपोज अगर आपके कुछ डाउट आते। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कुछ इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिली होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।